एक बार पुनः आप सभी साथियों को जय हिंद। स्टैटिक जीके के 10वें एपिसोड में आपका अपना यूट्यूब चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आपको बता दूं कि हमारा इस क्लास का एक ही उद्देश्य है कि सभी सब्जेक्ट का एक साथ डेली रिवीजन करवाना। तो इस क्लास में सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिससे कि आपका डेली रिवीजन हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको बता दूं कि टॉप 30 प्रश्न स्टैटिक जीके जिसमें सभी सब्जेक्ट का प्रश्नों को शामिल किया जाता है, साथ में इम्पॉर्टेंट नोट्स डेली पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए टॉप 30 प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई? आपका ऑप्शन है 1881, 1891, 1873, 1885। तो आपका आंसर हो जाएगा 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना भारत में हुई। इसका देख सकते हैं, इसका व्याख्या, भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन का भारत में कार्यकाल था 1880 से 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? ऑप्शन है 1952, 1960, 1956, 1948। तो आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक 1948 में जीता था। इसका व्याख्या देख लीजिए। कहता है कि 1948 में स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हिस्सा बनने वाली पहली गैर यूरोपियन टीम थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह देश का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर प्रश्न है, भारत में जारवा और ओनगे जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दूं कि ओनगे जनजातियाँ, जारवा और ओनगे जनजातियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। देख लीजिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ ओनगेस, जारवा, सोमपेन और खतरनाक रूप से एकांत प्रिय प्रहरी के रूप में इन्हें क्या होता है, जाना जाता है। अगला प्रश्न, 4था नंबर प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, जापान। तो आपको बता दूं कि विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका व्याख्या, बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप के केंद्र में मध्य जावा के दक्षिणी भाग में केडू घाटी में स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर परिसर दुनिया के सबसे महान बौद्ध स्मारकों में से एक है और इसे 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, 5 नंबर अगला है, दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दिलवारा जैन मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है मेघालय, असम, मणिपुर, सिक्किम। तो आपका आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर आपका असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। इसका व्याख्या देख लीजिए, कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। यह एक शाक्त मंदिर है जो कामाख्या देवी को समर्पित है। यह भारत के असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। जी हाँ, यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगला प्रश्न, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर को समर्पित है। किसे समर्पित है? ऑप्शन है भगवान गणेश, भगवान बुद्ध, भगवान शिव, भगवान विष्णु।
आपका आंसर हो जाएगा हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न, व्याख्या। हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। रानी लोक महादेवी ने 740 ईस्वी में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दूं कि सबरीमाला मंदिर आपका केरल राज्य में स्थित है। इसका व्याख्या देख लीजिए। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। यह पठानमथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला पहाड़ी में स्थित है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देख सकते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IRCTC के वर्तमान अध्यक्ष अक्टूबर 2021 रजनी हसीजा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक ऑड्रे ओजोल हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न है, ATM में T का क्या अर्थ है? ऑप्शन है टेलर, ट्रंक, ट्रांसलेशन, ट्रांसफ़र। तो बता दूं कि T का एटॉमिक, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसमें हो जाएगा आपका T का टेलर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन देश कौन है? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत और USA। तो बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश आपका कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन है पुर्तगाल, चीन, डेनमार्क, फ्रांस। तो हवाओं का देश डेनमार्क को कहा जाता है। इसका देश यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क को दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं का देश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है केन्या, संयुक्त अरब अमीरात, क्रोएशिया और सूडान। तो आपका आंसर हो जाएगा कूना जो है क्रोएशिया की मुद्रा है। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। कूना क्रोएशिया की मुद्रा है। क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह राजधानी जाग्रेब है। यह एक छोटा लेकिन अत्यधिक भौगोलिक रूप से विविध अर्धचंद्राकार देश है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? तो हर वर्ष अम्बुबाची मेला असम के किस राज्य में लगता है? असम में लगता है। आप देख सकते हैं अम्बुबाची मेला एक हिंदू मेला है जो हर साल असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह वार्षिक मेला मानसून के दौरान मनाया जाता है। यह देवी कामाख्या के प्रारंभिक मासिक धर्म पाठ्यक्रम का उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की पीठासीन देवी कामाख्या इस अवधि के दौरान मासिक धर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती है। अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है उज्जैन, नासिक, प्रयागराज।
आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा आंसर? उज्जैन। इसका डिटेल देख लीजिए। उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह लगभग 12 वर्षों के चक्र में मनाया जाता है। हर क्रांति का जश्न मनाने के लिए बृहस्पति 4 नदी किनारे तीर्थ स्थलों को पूरा करता है। इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना, त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती, हरिद्वार में गंगा, नासिक गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा, इन 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रांची, मुंबई, भोपाल और बेंगलुरु। तो आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान मुंबई में स्थित है। इसका डिटेल देख लीजिए। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान IGIDR मुंबई में स्थित है। इसका उद्घाटन 28 दिसंबर 1987 को हुआ था। अगला 18 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, लॉस बनोस और रोम। तो बता दूं कि इसका मुख्यालय लॉस बनोस में स्थित है। कहाँ स्थित है? लॉस बनोस में। आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जिसका मुख्यालय लॉस बनोस में है, फिलीपींस में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आलू अनुसंधान संस्थान ऑप्शन है आपका दिल्ली, लखनऊ, रांची और तो आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के बेमलो के पास शिमला के मध्य में स्थित है। इसका मिशन उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने और टिकाऊ भोजन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से आलू पर अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार करना है। अगला 20 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका डिटेलमेंट। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत को कम करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 1987 में हस्ताक्षर की तारीख के उपलक्ष्य में ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की क्या की थी? घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जा? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका व्याख्या देख लीजिए। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अगला 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है दिलीप कुमार, मनी सेठना, दादा साहेब फाल्के और राज कपूर। तो भारतीय फिल्म के सिनेमा के जनक के रूप में आपको दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। ऑप्शन देख, यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी द्वारा दिया गया था। 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये आप सभी को पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं उनके योगदान के लिए मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। तो हो जाएगा क्या आंसर? महात्मा गांधी। इसका डेट देख लीजिए। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने 1970 में भारत के एक देशद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित किया है। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास किसने लिखा है? तो आपको बता दूं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑप्शन है किरण देसाई, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय और चेतन भगत। आपका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। देख लीजिए व्याख्या। अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 के लिए जाना जाता है। उसने 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता। उनके द्वारा अधिक उल्लेखनीय कार्य द कास्ट ऑफ लिविंग, वार टॉक, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, कैपिटलिज्म, ए घोस्ट स्टोरी, ये सारे इनका इम्पोर्टेंट बुक है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? तो द इंडियन स्ट्रगल लेखक के पुस्तक आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। यह पुस्तक ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 1940 से 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का वर्णन करती है। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, विजय हजारे के खेल से जुड़े एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे, किस खेल से जुड़े हुए थे? तो आपको बता दूं कि विजय हजारे क्रिकेट से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनके बारे में व्याख्या देख लीजिए। विजय हजारे एक भारतीय क्रिकेटर थे। उन्होंने 1951 और 1953 के बीच 14 मैचों में भारत की कप्तानी की और भारत के 25वें टेस्ट मैच में भारत ने टेस्ट का दर्जा हासिल करने के लगभग 20 साल बाद उन्होंने इनिंग्स का नेतृत्व किया और एक मैच में 8 रन बनाए। अगला 29 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है, आपको बता दूं कि चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज़ गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज़ गेंदबाज के नाम पे चाइना मैन शब्द रखा गया है। देख लीजिए इसका व्याख्या, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज़ गेंदबाज के नाम पर रखा गया। यह शब्द एलिस अचोंग के समय मान्यता प्राप्त हुआ, जो वेस्ट इंडीज़ के लिए खेले और बाएं हाथी कलाई के स्पिन गेंदबाजी वो क्या करते थे। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न होगा। उसके बाद कुछ नोट्स पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट नोट्स जो डेली हम क्लास में पढ़ाते हैं और टॉप 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड। क्या हो जाएगा आंसर? इंग्लैंड। आप देख लीजिए व्याख्या, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इंग्लैंड में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट 1877 से विंबलडन लंदन ऑफ इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट जुलाई के पहले सप्ताह से आयोजित किया जाता है। यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। आपको बता दूं कि डेली टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हर सब्जेक्ट का प्रश्न शामिल किया जाएगा। आप डेली इस क्लास को आप लगभग शाम के टाइम तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप रात में इसे आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अब कुछ नोट्स को देखते हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय तथा उसकी स्थापना वर्ष। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसकी भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसका स्थापना 1950 में हुआ था। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसके मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। इस तरह से आप देख लीजिए ऊपर का 5 का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो इसे आप याद रख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है। इसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व बैंक, ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व बैंक की मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, इसकी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसकी मुख्यालय इटली रोम में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यूनिसेफ, इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास, इसकी
मुख्यालय जिनेवा में, इसकी स्थापना 1964 में। अगला जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसकी मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी भी स्थापना 1963 में हुआ था। अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है ओपेक, देख सकते हैं ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी मुख्यालय वियना में है, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी मुख्यालय लंदन में है, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। नेक्स्ट जो है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसकी मुख्यालय बर्लिन में है, इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी मुख्यालय अबू धाबी में है, इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, इसकी मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व शतरंज संघ फाइड, इसकी मुख्यालय एथेंस ग्रीस में है, इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसकी मुख्यालय ग्लाड स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी मुख्यालय संघाई चीन में है, इसकी स्थापना 2014 में हुआ था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, इसकी मुख्यालय नैरोबी कन्या में है और इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक, इसकी मुख्यालय मनीला में है, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। वर्ष आपको याद रखने की उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। अगला है एशियाई विकास बैंक ADB, इसकी मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। अगला है वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, इसकी स्थापना, इसकी मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है ग्रीन पीस, इसकी मुख्यालय एम्स्टर्डम है, इसकी स्थापना। मैं यह क्लास लेकर आता हूँ और मेरा इस क्लास का एक ही लक्ष्य है कि एक ही क्लास में जब सारे सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन होगा तो स्टूडेंट के दिमाग में जो उन्होंने पहले क्लास किया है, पढ़ा है, वह डेली अपडेट होता रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम जो देखने वाले हैं, देख सकते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल। अब देख सकते हैं यहाँ पे ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ये सभी जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश में है, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट गोवा में है, हम्पी में स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है, पट्टादकल के स्मारक कर्नाटक में है, महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल उत्तराखंड में स्थित है। उसके अलावा देख सकते हैं कि सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है, कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, भारत की पर्वतीय रेल दार्जिलिंग रेलवे नीलगिरी कालका शिमला रेलवे यह पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा लाल किला परिसर दिल्ली में स्थित है, महाबोधि मंदिर परिसर बिहार के बोधगया में स्थित है। इसके अलावा
आप देख सकते भीमबेटका पाषाण आश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में स्थित है। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा एवं गुजरात को कहा जाता है। गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है उन्हें पश्चिमी घाट कहा जाता है। अब हम इस क्लास में बौद्ध धर्म का रिवीजन करेंगे, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। उनके माता का नाम क्या था? महामाया देवी। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। वो शाक्यगण के प्रधान थे। इससे प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आगे है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध की लालन पालन इनकी सौतेली मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी कारण ये क्या कहलाए? गौतम कहलाए, क्योंकि इनकी जो मौसी थी इनका लालन पालन किया था, इन्हें पाला था, तो उन्हीं के नाम से इनका नाम क्या पड़ा? गौतम पड़ा। और इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आगे कहता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ था। यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भतकच्छना आदि था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल था। परंतु इतना सब होने के बाद भी गौतम बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? गृह को त्याग दिया। याद रखिएगा, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्याग दिया। गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान क्या होता है कि गौतम बुद्ध को 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बिंबिसार, उद्यक एवं अलार कलाम से हुई। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। याद रखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उरुबेला नामक स्थान पर पहुँचे। इसी उरुबेला के बाद बोध गया के नाम से जाना जाता है। यानी पहले बोध गया को क्या कहा जाता था? उरुबेला कहा जाता था। आगे जो है आप देख सकते हैं, इसी बोध गया में सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई और 49वें दिन उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवें दिन? 49वें दिन। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान ने गौतम ने क्या कहलाया? बुद्ध की उन्हें नाम पड़ा, वो बुद्ध कहलाए। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। और पीपल का पेड़ क्या कहलाया? जिस पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बोधि वृक्ष कहलाया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। इसी चीज़ को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखिए, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध अनेक राज्यों में गए और उपदेश दिए। बुद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार केंद्र मगध था, इसलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के क्या बन गए? अनुयायी बन गए। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन राजा बुद्ध के अनुयायी था या उसके समकालीन थे, तो आप याद रखिएगा बिंबिसार,
उदयन, ये उनके क्या थे, समकालीन थे। आगे है गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ वह स्थान है जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का क्या करते थे, प्रचार करते थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बाद में क्या हो गए, बट गए। पहला था भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा जाने लगा, भिक्षुक कहा जाने लगा। जो आप देखते होंगे चाइनीज तरफ से जो बाल मुंडन करवा करवा के इंडिया में कभी कभी घूमते आते हैं, आप देखते रहते होंगे, गया जाते हैं बस से, तो क्या हो गए, वो भिक्षुक बन गए। और कुछ उसके अलावा उपासक वर्ग हुए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। यानी 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हो गई, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हो गई। और जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उसे क्या कहा जाने लगा, महापरिनिर्वाण कहा जाने लगा। उन्होंने जो पहली बार उपदेश दिया उसे क्या कहा गया, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया और इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। आगे है बुद्ध के निधन के पश्चात उनकी अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। यानी भगवान की जब मृत्यु हुई तो उनके जो शरीर था उसे 8 भाग में किया गया और 8 जगह क्या किया गया, स्तूपों का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा जाता है कि इसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप था। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। अब आप इस क्लास में बौद्ध संगति देख लीजिए। जैसे प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के शासन काल में। इसके अलावा देख सकते हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। आगे है बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। याद रखिएगा क्या है, त्रिपिटक। पूछा जाता है एग्जाम में कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही, उसके बाद ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम